हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का ही एक पार्ट है, उसको रिवाइज करेंगे, पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे। मैंने हर एक स्टैटिक पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है, एक फैक्ट पॉइंट लिखा हुआ है जिसके आंसर्स मैं आपको इस वीडियोस में दूंगा और एंड में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। सो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, यहां पे मैंने कुछ भी आंसर नहीं लिखे हैं, आंसर मैं आपको यहाँ पे आपके सामने लिख के दिखाऊंगा। आप तैयारी कर रहे हो एफसीआई की, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है आपके एग्जाम्स में यहाँ पे आपको हिस्ट्री, आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब चीजें देखने को मिलेगा, हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आए तो वो इस वीडियो से आए, तो मैंने इस हिसाब से इस वीडियो को यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना सबसे पहले क्या जरूरी है, देखिए हिस्ट्री के ना 3 पीरियड होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका एंशिएंट, फिर हो गया मिडिएबल, फिर हो गया मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री में टाइम कब से स्टार्ट होता है, जब इंसान पहली बार धरती में आया था, 10 लाख बीसी, यानी कि बहुत पुराना टाइम। वहां से लेकर आप इसे नॉर्मली ले सकते हो 650 एडी तक, मतलब आप ये बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, तब तक है जब तक हमने क्या करा है, एक तरीके से चीजों को संजोया है, चीजों को आप प्रूफ लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब क्या है कि 600 एडी तक, 650 700 भी बोलते हैं कई बार, क्योंकि इसके बाद 713 में आपका पता है मोहम्मद बिन कासिम आया था, तो वो मेडिवल हिस्ट्री में आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 713 एडी, तो ये हो गया मेडिवल हिस्ट्री। इसके बाद 1857 की पहली क्रांति आजादी के लिए, तो ये वो टाइम है जब हम लोग इसको मेडिवल हिस्ट्री में कवर करते हैं। इसके बीच में आपने देखा होगा मुगल और दिल्ली सल्तनत। फिर आता है हमारा 1857 से 1947, ये होती है हमारी आजादी के लिए लड़ाई, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। तो आज हमने इस वीडियो में हमने ये वाला कवर करना है कि भाई इंसान की शुरुआत कैसे होती है, इंसान ने सबसे पहले कैसे शुरुआत करी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग इसमें पूरा कवर करेंगे। और अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री की वीडियो भी चाहिए तो कमेंट में बताना, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे, ज्योग्राफी पढ़नी आप वही बताओ मुझे, तो मैं उन सभी को कवर करूंगा यहाँ पे। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा, देखिए पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है स्टोन एज, जब इंसान ने स्टोन को यूज करना स्टार्ट किया था अपने यूज के लिए, अपने पर्पस के लिए। तो सबसे पहले आता है आपका पैलियोलिथिक, फिर आता है आपका मेसोलिथिक, फिर आता है आपका नियोलिथिक, यानी कि पूरा पाषाण काल बहुत पुराना काल है वो। ठीक है, जब इंसान ने कुछ सीखा भी नहीं था, वो हो गया। फिर मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, फिर हो गया आपका लास्ट में जो यहाँ पे आता है नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण काल। यानी कि पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, तो स्टोन एज। हालांकि जो आपका पैलियोलिथिक एरा है उसमें वो पूरा का पूरा ढका हुआ था, यहाँ पे पूरी जो पृथ्वी थी आइस से ढकी हुई थी, इसके बाद आइस मेल्ट होती है, यहाँ पे आप देखोगे मेसोलिथिक एरा में। तो यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड लिख लिया है, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, कभी किसी एग्जाम में नहीं आता है। मैंने एसएससी के सारे एग्जाम्स देखे हैं, कभी आज तक नहीं पूछा है पैलियोलिथिक एरा का टाइम पीरियड क्या है, मेसोलिथिक एरा का टाइम, कभी टाइम पीरियड नहीं पूछता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2500 बीसी से 1750 बीसी, ये एक एग्जाम में आ रखा है। ओके, फिर आयरन एज। आयरन एज क्या है, आयरन एज? आयरन एज यहाँ पे पता है क्या है, आयरन एज को हम बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। फिर आता है आपका मौर्यन एम्पायर। भाई भारत का सबसे बड़ा एम्पायर, भारत का एकमात्र एम्पायर जिसकी सीमाएं ईरान तक थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। पोस्ट मौर्यन एरा यानी कि मौर्यंस के बाद कौन कौन आए। फिर आता है आपका गुप्तास किंगडम, भारत का स्वर्ण काल, भारत का क्लासिक एज जिसको हम बोलते हैं द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, दैट इज गुप्तास एरा। फिर आता है आपका लास्ट में सदर्न एम्पायर, जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रकूट की, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक तरीके से चालुक्य की बात करेंगे, चोला की बात करेंगे। तो उनसे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा। देखिए हमने कुछ इस प्रकार से पढ़ना है, यहाँ पे मैंने आप लिए स्टडीज चीजें लिख दी हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे आपका आंसर लिखूंगा सारे के सारे जितनी भी हमारी पीपीटी आने वाली है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले किस चीज की, यहाँ पे हम लोग बात करें पैलियोलिथिक एरा की। क्या है पैलियोलिथिक एरा? तो पैलियोलिथिक एरा में सबसे पहले आप याद रखना कि भारत में प्री हिस्टोरिक साइट क्या होती है, हिस्ट्री से भी वो अलग काल जब इंसान ने रहना स्टार्ट करा था। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्नाटक में लिंगजुगुर, यहाँ पे डॉक्टर प्रिमरोज ने 1842 में इसको खोजा था। तो कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत डीप क्वेश्चन है, हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, ये आपको भी पता है, एक या दो क्वेश्चन बन जाएंगे, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस चीज के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पैलियोलिथिक एरा की। इसका टाइम पीरियड ये है, ये कभी किसी एग्जाम में नहीं आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। पैलियोलिथिक एरा यानी कि पूरा पाषाण काल, इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, तो पहला अर्ली मैन कौन था,
पहला अर्ली मैंने आपको बताता हूं, इंसान का सबसे पहला आदि मानव कौन था? वो था निग्रो ट्राइब का, और वो कहां पे पैदा हुआ था? सबसे पहले अफ्रीका में। आप इसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी कह सकते हो। उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? अभी आप देखोगे पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इन तीनों एरा में उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या क्या होगा? हंटिंग एंड गैदरिंग। ये आपने यहां पे ध्यान देना है। अभी तक उसका काम क्या है कि भाई मारना, ठीक है। गैदरिंग यानी कि फूड इकट्ठा करना, कैसे भी? पेड़ की छाल खाना, पेड़ के पत्ते खाना, अभी तक इन्होंने ये स्टार्ट करा है। तो ये सब करना है अभी इनका मेन काम। लर्निंग, इनकी क्या लर्निंग थी? अभी आपने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग आपने क्या देखी? देखिए ये जो है ना, ये है जानवर की खाल जो इसने पहनी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है? एनिमल स्किन को क्या करा है? रैप करना स्टार्ट करा है अपनी बॉडी में, ठीक है। तो ये इन्होंने लर्न करा। टाइप ऑफ हाउस, अभी ये किस प्रकार के हाउस में रहते हैं? तो यहाँ पे ये रहते हैं केव्स में और शेल्टर्स में, ठीक है। अभी इन्होंने लकड़ी का, पत्थर का इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं करा है। और इनको अभी यहाँ पे क्या क्या नहीं पता? इनको बहुत चीजें नहीं पता। अभी इनको एग्रीकल्चर नहीं पता है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें इनको जो नहीं पता है। अभी इनको बोट मेकिंग नहीं पता, अभी इनको खाना पकाना नहीं पता। तो यहाँ पे मेन लिख देते हैं हम लोग, अभी इनको यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं है। टूल्स कौन से इस्तेमाल करते हैं? देखिए ये है कुछ इस प्रकार के टूल्स जिसे हम बोलते हैं हैंड एक्सेस, यानी कि जिसे पत्थर से बनाया है, ठीक है। हाथ से बनाए हुए औजार जो होते हैं। इवोल्यूशन, क्या हुआ इवोल्यूशन? इस काल में, इस एरा में इंसान का जो मॉडर्न होमोसेपियन है, इसका शेप आया। यानी कि इंसान पहले इस प्रकार का दिखता था, वो इस काल में ऐसा अब पूरा का पूरा चेंज हो गया था। तो ये वो वाला टाइम है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। अगला है मेसोलिथिक एरा। इस मेसोलिथिक एरा में आप चीजें देख रहे हो, सेम यही आपको आंसर में यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेसोलिथिक एरा का टाइम पीरियड यहाँ पे बता दिया है आपको। आप देख रहे हो 10,000 बीसी से 8,000 बीसी का टाइम पीरियड, जो कि बहुत पीछे का है। इससे पहला वाला जो एरा था वो था आइस एज, यानी कि जो बर्फ से ढकी हुई थी पूरी पृथ्वी। अब यहां पे जो एज आती है वो आती है आइस मेल्टिंग एज, यानी कि यहां पे अब आइस क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है धीरे धीरे। तो अभी भी इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ पे? तो मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे है अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। अभी भी पशुओं को मारना, ठीक है, उनको खाना। लर्निंग, इन्होंने अभी लर्न, सबसे पहले यहाँ पे लर्न क्या किया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? आप देख रहे हो ये हो गया यहाँ पे इनका फिश। तो यहाँ पे इन्होंने फिश को हंट करना अब स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने देखा कि भाई मछली मार के हम लोग खा सकते हैं, तो ये एग्जाम में आता है। टाइप ऑफ हाउस, अब इनके जो हाउस हैं वो रॉक शेल्टर बना दिए इन्होंने, पत्थर के हाउस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। इनको किसके बारे में अभी पता नहीं है? तो अभी भी इनको मेटल्स के बारे में पता नहीं है, अभी भी इनको एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता है, अभी भी ये लोग सिर्फ मार के ही खा रहे हैं। टूल्स, अब इनके पास क्या है? अब इनके जो टूल्स, पहले की तरह जो उनके टूल्स है हैंड टूल्स, अब उनको ये पॉलिश करने लगे। पॉलिश का मतलब है उनको चमका के रखने लगे। तो यहां पे आया अब इनका पॉलिश्ड टूल, ठीक है। इन्वेंशन क्या होता है? देखिए अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है फायर, यानी कि आप ध्यान रख सकते हो कि आग का निर्माण, आग की जो इन्वेंशन थी सबसे पहले वो इसी युग में, पत्थर को टकराया आपस में तो यहाँ पे चिंगारी निकली, तो उन्होंने बोला यार ये तो आगे आग का यूज इन्होंने फिर आगे जाकर करना स्टार्ट किया। अब इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन, धीरे धीरे आइस मेल्ट हुई, इन्होंने देखा कि भाई कई जगह ग्राउंड है, कई जगह पानी है, कई जगह नदी है, कई जगह जंगल है। तो इन्होंने देखा कि अब हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। पहले ये लोग सिर्फ अपने आसपास के एरियाज में ही घूमते थे, अब ये लोग क्या करने लगे? ह्यूमन मूव टू अनदर प्लेस, ह्यूमन मूव टू अनदर प्लेसेस। तो अब इन्होंने दूसरी जगह को देखना स्टार्ट किया। तीसरा आता है यहाँ पे आपका न्यूलिथिक। न्यूलिथिक का मतलब होता है नव पाषाण काल, न्यू एरा। न्यू एरा में अब आप देख रहे हो बहुत चीजें बदल चुकी हैं। न्यूलिथिक एरा आप कौन सा है? ये एज है आपका स्टोन एज। इस एज को हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। पहला था आपका आइस एज, दूसरा था आपका आइस मेल्टिंग एज, तीसरा था अब आपका यहाँ पे स्टोन एज। बर्फ बहुत ज्यादा थी तो उसे पिघलने में बहुत टाइम लगा। इसके बाद अब पूरी तरीके से बर्फ पिघल चुकी है, अब यहाँ पे स्टोन एज आ चुका है। अब इंसान धीरे धीरे अपने आप को बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुका है। तो अभी भी मेन ऑक्यूपेशन उनका हंटिंग था, गैदरिंग था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या चीज आती है। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? लर्निंग करी। तो यहाँ पे आप याद रखना, अब एग्जाम में यहां से चीजें बहुत बनती है। लर्निंग सबसे पहले इन्होंने करा एग्रीकल्चर,
तो यहां पे सबसे पहले आता है इनका एग्रीकल्चर। दूसरा आता है डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला एनिमल कौन सा था। तीसरा इन्होंने क्या करा यहाँ पे, अब यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं आपको बता दूंगा कि इन्होंने कौन सी फसल को उगाया था। अब डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल के बाद इन्होंने पॉटरीज का मतलब होता है यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट करे। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहली जो फसल इन्होंने उगाई थी वो थी वीट, दूसरी थी यहाँ पे मेज। ओके, डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल में सबसे पहला जानवर से पालतू बनाया इंसान ने, दैट इज डॉग, पेट एनिमल दैट इज डॉग। पोट्रीज बनानी स्टार्ट करी, मिट्टी के बर्तन यहां पे इन्होंने बनाने स्टार्ट करे। सेटलमेंट, अब इनका सेटलमेंट किस पे होने लगा है, देखो अब इनके जो घर हैं वो मड के और रीड के। मड क्या होता है, मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी मिला हो। रीड यानी कि ईख, आपने देखा होगा यहाँ पे किस प्रकार से ये लोग फूस, ये टिम्बर का भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान रखना यहाँ पे टिम्बर का भी यूज हो रहा है, ठीक है, लकड़ी का यूज हो रहा है। ईख से बने हुए जो ये घास फूस होते हैं ना, इससे बने हुए घर में ये लोग रह रहे हैं। अब इनको यहाँ पे क्या नहीं पता था, किसके बारे में इनको यहाँ पे नहीं पता था, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं आयरन अभी तक इनके परिचय में नहीं आया है, आयरन अभी तक ये लोग नहीं जानते हैं। टूल्स, अब इनके जो टूल्स होने लगे वो बहुत लीथल होने लगे। लीथल का मतलब होता है घातक। अब इनके जो टूल्स है बहुत धारदार, बहुत नोकीले होने लगे, लीथल होने लगे। इन्वेंशन, इन्होंने किस चीज का इन्वेंशन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्वेंशन में क्या आ गया, फायर आ गया, व्हील आ गया, ठीक है। तो फायर और व्हील का इन्वेंशन इन्होंने यहाँ पे करा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वूलन क्लोथ्स भी आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना किस प्रकार से, तो वूलन क्लोथ भी यहाँ पे आ चुके हैं। इवोल्यूशन, अब इवोल्यूशन क्या हुआ इंसान की जिंदगी में, तो अब पहले इंसान एक जगह से दूसरी जगह कभी रहने जाता था, अब इंसान जीने लगा सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ का मतलब है कि अब वो जब खेती करता है अपने आसपास तो वहीं उसका घर है, वहीं उसका परिवार है। अब वो अपनी पूरी जिंदगी एक सेटल्ड इंसान की तरह घुमंतु, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो सेटल्ड लाइफ जीने लगा, ये हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट। चलिए अब आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या ये दुनिया की एकमात्र सिविलाइजेशन नहीं, सबसे पहले और सबके बाद की सिविलाइजेशन तो आप कभी बोल नहीं सकते, क्योंकि वो टाइम है इसके आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस नदी, रावी नदी, घग्गर नदी, बहुत ज्यादा नदियों के पास में था। नदियों के पास में लोग उस टाइम इसलिए बसते थे क्योंकि उनको खेती के लिए पानी चाहिए था, घर के लिए पानी चाहिए था, पीने के लिए पानी चाहिए था। उस टाइम पाइपलाइन तो थी नहीं जहां से आप पानी ला सकते हो। आज के डेट में तो आप घर कहीं भी बनाओ आपके घर में पाइपलाइन आ जाएगी, लेकिन उस टाइम पे पानी नहीं होता था और पानी का यूज हर चीज में होता था। उस टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। तो विश्व की सबसे बड़ी जो सिविलाइजेशन, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस नदी के पास है, हुआंग हो सिविलाइजेशन जो कि चाइनीज सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, इजिप्ट सिविलाइजेशन जिसे हम नाइल सिविलाइजेशन बोलते हैं जो कि नाइल नदी के पास थी। तो भारत की सिविलाइजेशन है, इसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या है, ये देखिए लोकेशन इसकी ये है इसकी लोकेशन। ये लोकेशन कैसी है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, आप इसे पाकिस्तान भी बोल सकते हो। अनदर नेम, इसके बाकी नाम क्या है, देखो यहाँ पे हड़प्पा इसका पहला शहर था जो इस सिविलाइजेशन में खोजा गया, इस वजह से इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन तो है ही है। और ये वाला युग कौन सा युग है, ब्रोंज युग है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें ज्यादातर मिली है हमको वो ब्रोंज से मिली हुई बनी है, इसीलिए हमने इस सिविलाइजेशन का नाम क्या रख दिया, ब्रोंज सिविलाइजेशन भी रख दिया। डिस्कवर हड़प्पा, हड़प्पा को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया और मोहनजोदारो को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, आगे मैं बताऊंगा कौन सी नदी के पास है। 1921 और 1922। सबसे पहले यहां पे नाम आता है दयाराम साहनी का, ठीक है, ये आता है नाम दयाराम साहनी का, और इसमें आता है आर.डी. बनर्जी का, आर.डी. बनर्जी का। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी, और मोहनजोदारो की जो खोज है, यानी कि खोज करने का श्रेय भाई किसने वहां पे एक्सकवेशन करवाया था, तो 1922 में आर.डी. बनर्जी थे। शेप क्या था भाई इस जो सिविलाइजेशन का शेप क्या था, तो आप इसे बोल सकते हो ये शेप था ट्राइंगुलर, ठीक है। और इसका एरिया कितना था, कभी एग्जाम में पूछ देगा आपसे, तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया था। हाउस, यहाँ पे हाउस किस प्रकार के बने हुए थे, तो यहाँ पे हाउस जो थे वो पक्का हाउस, आपने बचपन में पढ़ा हुआ पक्का हाउस, कच्चा हाउस। तो यहाँ पे जो हाउस बने थे वो बने थे ब्रिक से,
ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। अब इनको यहाँ पे क्या नहीं पता था, तो आप लोग ध्यान रखना, अभी भी आयरन का उपयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने आयरन अभी तक यहाँ पे नहीं जाना है आयरन को। किस प्रकार की सिविलाइजेशन थी, ये जो लोग थे कैसे थे, ये लोग ग्रामीण थे या फिर ये लोग एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ये शहरी थे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, ये थे अर्बन पीपल्स। ठीक है, फीचर्स, इस सिविलाइजेशन की सबसे खास बात क्या है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे आपको मिला है गुड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि नाली की जो निकासी थी वो बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हमको एविडेंस मिला है किस चीज का, यहाँ पे आपको एविडेंस मिला है स्ट्रीट लाइटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग भी हमको देखने को मिलती है। और इनके जो बाथरूम थे वो टाइल्ड थे, बाथरूम जो थे यहाँ पे वो टाइल्ड थे। और एग्रीकल्चर, अब इन्होंने एग्रीकल्चर और ज्यादा एक्सटेंसिव वे में करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, इन्होंने एग्रीकल्चर तो करा, एग्रीकल्चर इन्होंने करा टाइम ड्यूरेशन पे। ऐसा है ना कि अब गर्मी में ये उगाएंगे, सर्दी में ये उगाएंगे, अब ये फल उगाएंगे, ये सब्जी उगाएंगे। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आने लगा एग्रीकल्चर में। फर्स्ट टू प्रोड्यूस, इन्होंने दुनिया की सबसे पहली कौन सी फसल उगाई, मतलब आप ये बोल सकते हो कि दुनिया में कॉटन उगाने वाले ये पहले लोग थे। तो आप ये बोल सकते हो कि भारत में सबसे पहले कॉटन को उगाया गया। तो यहाँ पे कॉटन को उगाने वाले ये लोग पहले लोग थे। ठीक है, मनी, भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई मनी थी, तो यहाँ पे कोई मनी नहीं थी, नो मेटालिक मनी, नो कागजी मुद्रा, नो कुछ भी नहीं था इनका। ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग ये लोग किससे करते थे, जब इनके पास पैसा ही नहीं था तो ट्रेड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ट्रेड आता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बार्टर सिस्टम में होता है कि भाई आप 10 किलो अगर मुझे वीट देते हो तो मैं आपको 10 किलो राइस दे दूंगा, यानी कि आपका जो सामान है वो लेन देन आपस में बराबर होता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि उसके बदले मुझे ये दे दे। ट्रांसपोर्ट किससे कैरी करते थे, तो यहाँ पे बुलक कार्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि बैलगाड़ी से आप बोल सकते हो। हड़प्पन कल्चर किस से बिलोंग करता है, किस कल्चर से, दैट इज ब्रोंज एज। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। गेम्स, भाई कौन से गेम्स खेलते थे, तो ये लोग गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलते थे, ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे वो लोग डाइस गेम खेलते थे, यानी कि पासे वाला गेम खेलते थे। स्क्रिप्ट क्या थी, ये लोग भाई कैसे लिखते थे, तो यहाँ पे जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो थी पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक क्या होती है, चित्रात्मक, यानी कि चित्र बना के ये लोग बताते थे। रीजंस, भाई इस सिविलाइजेशन के खत्म होने के रीजंस क्या क्या हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि भाई रीजन 3 थे। यहाँ पे एक तो आर्यंस, आर्यंस कौन थे, मध्य एशिया सेंट्रल एशियन के लोग, उन्होंने यहाँ पे इनको इन्वेड किया। दूसरा यहाँ पे बोला है कि भाई अर्थक्वेक भी आ सकता है। तीसरा यहाँ पे इन्होंने फ्लड बोला है, जो कि आपको मोहनजोदारो मूवी में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 3 रीजन है जो कि इसके डिक्लाइन के रीजन है। अब देखिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं कि भाई कभी अगर आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के 4 एंड्स के बारे में पूछ लिया, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, जो यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट में आप लोग ध्यान रखना आलमगीरपुर ये है इनका सबसे ईस्टर्न पॉइंट। वेस्टर्न पॉइंट हो गया यहाँ पे सुतका गेंडोर। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ऊपर जो आता है इनका नॉर्दर्न पॉइंट, दैट इज मांडा। ठीक है, और लास्ट में जो यहाँ पे सबसे जो एंड पॉइंट है इसे हम बोलते हैं दैमाबाद। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा और सुतका गेंडोर, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के। अब बात करते हैं हड़प्पा की। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, कभी आपसे पूछे कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था, तो वो हड़प्पा खोजा गया था 1921 में। हालांकि इससे पहले भी आप देखोगे 1892 में कनिंगम यहाँ पे आए थे। कनिंगम जो कौन थे, वो सर्वेयर जनरल थे, भारत के आर्कियोलॉजिकल जनरल थे। उन्होंने भी यहाँ पे इसकी खुदाई करी, ठीक है, देखा, लेकिन उतने एक्सटेंसिव वे पे इसको नहीं लेके गए। तो यहाँ पे रिवर, तो भाई हड़प्पा रिवर, तो यहाँ पे हड़प्पा कौन सी नदी किनारे, ये दिख रहा है आपको, रावी नदी। तो यहाँ पे आप लोग लिख देना कि भाई ये जो नदी थी वो थी रावी। लोकेशन, आज की डेट में जो ये हड़प्पा है पाकिस्तान में है, जो कि है यहाँ पे मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदारो आपने देखा होगा 1922 में, रिवर मोहनजोदारो, ये रहा आपका मोहनजोदारो, ये आ रही है इंडस रिवर, तो ये इंडस रिवर के किनारे था। लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे ये लोकेशन है इसके लरकाना जिला पाकिस्तान का। अब यहां से मोहनजोदारो से आपको क्या मिला है, 2 चीजें एग्जाम में आती हैं। पहला तो आएगा आपका डांसिंग गर्ल, जिसको हमने दासी भी बोला है, डांसिंग गर्ल। और दूसरा यहां पे मिला है ग्रेट बाथ।
ठीक है, ग्रेट बात। ओके, कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में है। और ये जो कालीबंगन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में आता है कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन का मतलब है, बैंगन का मतलब होता है चूड़ियां, बैंगल्स, काली का मतलब होता है काली, तो काली चूड़ियों का शहर, दैट इज कालीबंगन। यहां से क्या मिला है, एग्जाम में आता है, एक तो मिला है यहाँ पे डबल स्टोरी बिल्डिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग। दूसरा यहाँ पे मिला है प्लग्ड फील्ड, यानी कि जो जुते हुए खेत होते हैं, प्लग्ड फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे बैंगल मेकिंग, बैंगल मेकिंग एक फैक्ट्री भी आप इसे बोल सकते हो, तो बैंगल बनाने वाली फैक्ट्री भी यहाँ पे आपको मिली है, तो नाम ही उसे कालीबंगन है। लोथल, आप ये देख सकते हो यहाँ पे लोथल, ये रहा लोथल। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र पोर्ट सिटी कौन सा है, पोर्ट जहां पे पोर्ट था, दैट इज ये आपका लोथल हो गया। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, पोर्ट सिटी, एकमात्र यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट था। ठीक है, ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई भाई। अब आती है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, क्यों? इसी को हमने क्या बोला है, आयरन एज। अब यहां पे इनको पता चल गया कि भाई आयरन भी कुछ होता है, लौ अयस्क इन्होंने बोला, कृष्ण अयस्क उसको बोला, काले रंग का होता है कृष्ण अयस्क बोला। टाइम पीरियड क्या है इस वैदिक सिविलाइजेशन का, तो आप इसे सिंपली इतना बोल सकते हो कि भाई 1500 से 600 एडी के आसपास, 600 बीसी के आसपास आप इसे मान सकते हो वैदिक सिविलाइजेशन। ये वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए है क्योंकि चारों वेदों का निर्माण इसी वेद में हुआ था। चार वेदास जो हैं पूरी, आपको पता है वेदास बहुत से लोग पढ़ते हैं, तो चार वेदा आपको मिल जाएगा, ऋग्वेद आपको मिल जाएगा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये चारों वेदा इसी टाइम पीरियड पे लिखे गए थे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड मैंने आपको इसका बता दिया, एग्जाम में कई बार आता है, एग्जाम में कई बार यहाँ पे 500 बीसी भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, जो आर्यंस थे, आज आपको भारत में 70% लोग आर्यंस मिल जाएंगे, आर्यन रेस के मिल जाएंगे। तो ये आर्यंस कौन थे, ये आर्यंस वो लोग थे जो कि सेंट्रल एशिया से भारत आए थे, किसकी तलाश में, ये आए थे घास के मैदान की तलाश में, ठीक है। तो यहाँ पे आए, इनके पास बहुत सारे क्या थे, बकरियां थी, इनके पास बहुत सारे कैटल्स थे, तो उनके लिए घास के मैदान होने बहुत जरूरी हैं। तो ये यहाँ पर घास के मैदान की खोज में आए थे, और जब ये यहाँ पे रहने लगे तो इसका नाम इन्होंने अलग से, मैं आपको बताता हूँ क्या बोल दिया। तो यहाँ पे इस्टेब्लिश बाय, ये हो गए यहाँ पे आर्यंस, आर्यंस ने इसे बसाया था। ये किस टाइप की सेटलमेंट थी, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ये जो सेटलमेंट थी ये थी रूरल। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी, लेकिन ये थी ग्रामीण सिविलाइजेशन, ग्रामीण सभ्यता, रूरल सिविलाइजेशन। सेटलमेंट का नेम क्या था, तो इस सेटलमेंट का इन्होंने क्या नाम रखा, सप्त सिंधु। सिंधु का नाम क्यों रखा, क्योंकि इंडस वैली है, इंडस वैली पार कर कर ही ये लोग भारत में आए थे, और इन्होंने देखा कि ये तो जो एरिया है वो 7 नदियों से घिरा हुआ है, तो इन्होंने बोला सप्त सिंधु, यानी कि 7 सिंधु। मेटल नोन, तो यहाँ पे इनको सबसे पहले यहाँ पे आयरन दिखा, आयरन का यूज अब तक ये करने लग चुके हैं। सिविलाइजेशन का टाइप क्या है यहाँ पे, तो ये रूरल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको यहाँ पे टाइप में एक और चीज लिख लेनी है, दैट इज सेमी नोमैडिक पीपल्स। तो ये जो लोग थे आर्यंस, ये किस टाइप के लोग थे, तो सेमी नोमैडिक पीपल्स, अर्ध घुमंतु पीपल। अर्ध घुमंतु का मतलब जो काफी लंबे समय के लिए एक जगह रहते हैं, लेकिन एक जगह परमानेंटली नहीं टिकते हैं। ओके, तो जो पार्ट है आपको यहाँ पे देख रहा होगा, जो वैदिक सिविलाइजेशन है, ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है इसके 2 पार्ट हैं। पहला वो पार्ट जब ऋग्वेद को लिखा गया, दूसरा वो पार्ट जब बाकी के 3 वेदों को लिखा गया। जब ऋग्वेद को लिखा गया तो वो टाइम पीरियड था 1500 से 1000 बीसी के बीच में, और दूसरे जो तीनों वेदास के बारे में लिखा गया, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट वैदिक एरा, तो इसको लिखा गया था 1000 से 6000 बीसी के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऋग्वेद की, चलो ऋग्वेद की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, देखो सबसे दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट, पहले तो आपने यहाँ पे ये लिखना है, ये दुनिया का सबसे पुरानी किताब है। दूसरी कि भाई ये जो ऋग्वेदा है किसके बारे में, तो ये है भजन, पहली बात तो हिम्स और मंत्र के बारे में, ठीक है, कैसे पूजा अर्चना करनी है इसके बारे में है। टोटल मंडला कितने पार्ट्स में ये ऋग्वेद डिवाइडेड है, तो ये 10 पार्ट में डिवाइडेड है। अब ये जो 10वां मंडल है ना, इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है यहाँ पे पुरुषुक्ता। ये पुरुषुक्ता क्या है, एग्जाम में आता है। पुरुषुक्ता का मतलब है समाज को यहाँ पर कर्म के आधार पर, जो उनका वर्क है उसके बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। सबसे पहले यहाँ पे ब्राह्मण जो कि पूजा वूजा करता है, दूसरा है यहाँ पे क्षत्रिय जो कि सेना में होता है, तीसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, वैश्य। वैश्य का मतलब वो होता है जो शिल्पकार, क्राफ्टमैन,
ठीक है, जो कि लोहार सुनार जो भी होता है। और लास्ट में शूद्र, शूद्र का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पास अपनी खुद की भूमि नहीं होती, जो कि उसके पास अपना धन नहीं होता, तो शूद्र हो गया। अब ये जो पुरुष सूक्ता है इसके बारे में कौन से मंडल में बताया गया है, तो 10 मंडल में बताया गया है। अब इन्होंने इसमें यह भी बताया था कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के कौन से पार्ट से हुआ है, तो ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, क्षत्रिय का भुजाओं से हुआ है यानी कि शक्ति से हुआ है, वैश्य का थाई से हुआ है और शूद्र का पैरों से हुआ है। ओके, थर्ड मंडल जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, इसमें आपको मिलेगा गायत्री मंत्र, ओम भूभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो ये आपने सुना होगा, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो हमारा गायत्री मंत्र है ये किसको डेडिकेटेड है? बहुत से लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ये डेडिकेटेड है सरस्वती के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं ये देवी सावित्री के लिए डेडिकेटेड है। देवी सावित्री रिलेटेड है सूर्य से, तो एग्जाम में कई बार आता है कि भाई ये किस चीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, गायत्री मंत्र इज रिलेटेड टू देवी सावित्री। ओके, इंपॉर्टेंट बैटल, इस टाइम पे एक बैटल बहुत महान बैटल हुई थी, बहुत ग्रेट बैटल हुई थी, जिसे हम बोलते हैं 10 राज्ञा का युद्ध, 10 राज्ञा बैटल। ये 10 राज्ञा बैटल किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य, उनके बीच में हुई थी और राजा सुदास इसमें जीत गया था। क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि भाई ये किस लिए हुआ था, तो ये यहाँ पे जो बैटल हुआ था वो हुआ था कैटल्स के लिए। उस टाइम पे गायें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी। अब हिमालय को ऋग्वेद में क्या बोला गया है, एग्जाम में आएगा, तो यहाँ पे आएगा मुचकुंद, मुचकुंद। ओके, हमने ऋग्वेद से कौन से वर्ड्स को लिया है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, हमने यहाँ पे वर्ड लिया है अस्तो मा सदगमया, तमसो मा ज्योतिगमया। ठीक है, तो अस्तो मा सदगमया हमने कहां से लिया है? ऋग्वेद से लिया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र रिवर कौन सी थी, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, दैट इज सरस्वती। और यहाँ पे ऋग्वेद में, ऋग्वेद की जो किताब है इसमें गंगा, इसमें यमुना, इसमें सिंधु का नाम भी आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। पोस्ट वैदिक एरा आ चुका है। पोस्ट वैदिक एरा में आपको यहाँ पे कौन कौन से मिल जाएंगे? सामवेद मिल जाएगा, यजुर्वेद मिल जाएगा, अथर्ववेद मिल जाएगा। इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये है पोस्ट वैदिक एरा यानी कि वैदिक काल के बाद का काल। सामवेदा, सामवेद किसके बारे में? तो ये है म्यूजिक के बारे में, संगीत के बारे में। जो आप मंत्र और भजन गाओगे आप किस सुर और ताल में गाओगे, तो वो उसके बारे में बताया गया है। क्या मिला है फाइंडिंग्स, तो आपने हमारे संगीत के क्षेत्र में, तो ये भारतीय संगीत, भारतीय क्लासिक संगीत का ये बेस माना जाता है, बुनियाद मानी जाती है। भारत में आपने देखा होगा संगीत में 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधा निसा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सुर और ताल होते हैं वो यहां से मिले हैं। राग आपने सुना होगा तानसेन, ठीक है, दीप राग, मेघ राग, ये सारे राग तानसेन का था। लेकिन जो राग की उत्पत्ति हुई है, जो राग निकले हैं वो निकले हैं सामवेद से। और दुनिया का सबसे पुराना राग कौन सा है, तो वो है ध्रुपद राग, ध्रुपद राग। ओके, और अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद सिंपल है। यजुर्वेद किसके बारे में है? यज्ञस। पुराने जमाने में जो राजा थे, महाराजा थे, वो यज्ञास करते थे। तो यहाँ पे ये किसके बारे में है? यज्ञ कैसे करें, बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं। अथर्ववेद, अब ये अथर्ववेद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊंगा ये किस चीज के लिए। अथर्ववेद की 2 चीजें हैं, 2 चीजों के बारे में अथर्ववेद बताया गया है। पहली चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, आयुर्वेद। देखो कभी आपसे कभी कोई बोलेगा ना कि भाई कुछ चीजें दवाई से ठीक नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पे आयुर्वेद भी इसमें बताया गया है। दूसरा इसमें मैजिकल चैंट्स, मैजिकल चैंट्स। देखिए यहाँ पे ये क्या बोलते हैं अथर्ववेद में, अथर्ववेद में ये बोलते हैं कि भाई कुछ चीजें दवाई से आप ठीक नहीं कर सकते हो, तो जो जादू टोना है वो हम इंसान की भलाई के लिए करेंगे। आज के डेट में वो चीजें ब्लैक मैजिक जो होता है वो इंसान की बुराई के लिए होता है, लेकिन वो उस टाइम उन्होंने बोला था कि मनुष्य के भलाई के लिए, मनुष्य के आने वाले जीवन के लिए, मनुष्य की आराम करने, मनुष्य की जो बीमारी है उसको हटाने के लिए हम लोग ब्लैक मैजिक, हम लोग किसका, मैजिकल चैंट्स का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैक मैजिक तो उसको बाद में नाम दे दिया गया जब उसका यूज नेगेटिव तौर पर होने लगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या हो गया, अथर्ववेद जो कि किसके लिए था, आयुर्वेद के लिए। और ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक अभी एग्जाम में आता है, मैजिकल चैंट्स भी इसको बोलते हैं। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति भी आपको अथर्ववेद से देखने को मिलेगी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारे वेदास थे वो चारों के चारों वेदास लिख दिए गए हैं। अब उन वेदास के बाद आता है यहाँ पे उपनिषद। उपनिषद वो चीजें होती है जब हमने वेदों के बाद उन चीजों को लिखा, यानी कि वेदों के बाद लिखे गए ग्रंथों को हम बोलते हैं उपनिषद, ग्रंथ, टेक्स्ट। उपनिषद का मतलब क्या होता है?
उपनिषद का यहाँ पे मतलब होता है टू सिट डाउन नियर समवन। ये एग्जाम में आ रखा है, यानी कि इसका मतलब है अपने गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। दूसरा यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं उपनिषद को, तो इसे हम बोलते हैं वेदांत, यानी कि वेदों के अंत में लिखा गया। टोटल उपनिषद कितने हैं, तो टोटल उपनिषद आपको यहाँ पे कितने देखने को मिलेंगे, 108। टोटल यहाँ पे सर्टिफाइड कितने इनमें से, तो यहाँ पे ये 12 है। ओल्डेस्ट उपनिषद यहाँ पे आपको कौन सा देखने को मिलेगा, दैट इज वृद्धारण्यक। ओके, वृद्धारण्यक। वर्ड्स टेकन मांडुक्य उपनिषद, हमने मांडुक्य उपनिषद से कौन सा वर्ड लिया है, तो आपको पता है भारत का नेशनल मोटो जिसे हम बोलते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव, ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ, ये हमने लिया है किससे, मांडुक्य उपनिषद से। ओके, तो ये हो गया हमारा उपनिषद के बारे में। चलिए बुद्धिज्म, इसके बाद बुद्धिज्म आता है। बुद्धिज्म से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने बुद्धिज्म के सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिख दी हैं। तो देखिए बुद्धिज्म, तो जो बुद्ध हैं उनकी 3 पिलर्स, बुद्धिज्म किन 3 चीजों पे खड़ा हुआ है, तो बुद्धिज्म खड़ा हुआ है यहाँ पे बुद्ध, 3 चीजें हैं, ठीक है। पहला, दूसरा आ गया यहाँ पे धम्म, धर्म नहीं है धम्मा है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आ गया संघ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, बुद्ध का मतलब होता है द बुद्धा, जिन्होंने इसकी स्थापना करी, जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया। दूसरा होता है धम्म, धम्म का मतलब होता है बुद्ध के द्वारा कराई गई टीचिंग्स। उन्होंने क्या टीचिंग्स दी है, उन्होंने बताया कि संसार एक दुख, जो दुख है उसकी उन्होंने व्याख्या करी है, उसको उन्होंने डिस्क्राइब कराया, ठीक है। संसार दुखों से भरा हुआ है, सारे दुखों की जो मेन रीजन है वो इच्छाएं हैं। तो 4 ग्रेट ट्रूथ उन्होंने जो दिए थे वो धम्म में दिए थे। संघ, संघ का मतलब होता है उनके फॉलोवर, हिज फॉलोवर। तो उनके फॉलोवर को ना आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये हो गया आपका मॉन्क, एक हो गया उपासक। इसको मॉन्क को आप भिक्षुक कह लेना, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वो होते हैं जो मठ में रहते हैं, जो आजीवन शादी नहीं करते, सामाजिक जीवन नहीं जीते, बौद्ध धर्म की पूजा अर्चना करते हैं, वो होते हैं भिक्षुक। उपासक वो होते हैं जो सामाजिक जीवन जीकर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ावा देते हैं। ओके, तो ये 3 चीजों पर बुद्धिज्म क्या है, टिका हुआ है। गौतम बुद्ध का लाइफ पीरियड, जिंदगी उनकी कब से कब तक थी, तो 563 बीसी से 483 बीसी तक। आपने देखा होगा 80 साल का जीवन इनका रहता है। इनके नाम क्या क्या थे, तो यहाँ पे इनके नाम आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इनके नाम क्या था, सबसे पहला नाम मैं आपको बताता हूँ। इनका जो इंपॉर्टेंट सबसे जो ओरिजिनल नेम था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। फिर इनको बाद में क्या बोला जाने लगा, इनको बोला जाने लगा शाक्य मुनि। शाक्य मुनि क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो क्लैन था वो शाक्य था। तीसरी चीज, इनको क्या बोलने लगे, इनको बोलने लगे यहाँ पे तथागत। तथागत जिसने सत्य पा लिया हो। और इनको बोले जाने लगा लास्ट में लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का दीप भी बोलते हैं, ठीक है। बॉर्न, तो कहां पे इनका जन्म होता है, तो 563 बीसी में इनका जन्म होता है कपिलावस्तु में। कपिलावस्तु में, और जो कि कपिलावस्तु कहां पर है, यह है लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहां है, यह है नेपाल में। ओके, फादर, इनके पिता का नेम क्या था, तो ये था सुधोधन, सुधोधना। ये सुधोधना था, ये जो शाक्य क्लैन है उसका हेड था, एक तरीके से राजा भी आप कह सकते हो। मदर नेम, इनकी मदर जो थी, इनकी मृत्यु 7 दिन बाद हो गई थी इनके जन्म के, तो इनकी मदर का नेम जो था वो था महामाया। और इनके बाद जिन्होंने इनको पाला वो थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। अब ये प्रजापति गौतमी थी ना, ये इनकी फर्स्ट वुमेन डिस्पाइल भी बनती है, पहली महिला शिष्य भी बनती है। इनकी वाइफ का नाम क्या था, तो ये था यशोधरा। यशोधरा, इनको गोपा और बिंबा भी बोला है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। इनके सन का नेम क्या था, दैट इज राहुला। राहुल और राहुला आप बोल सकते हो। 4 चीजें जिन्होंने इनके जीवन को बदल दिया, वो 4 चीजें कौन सी थी। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या देखा, एक देखा ओल्ड मैन, भाई एक वृद्ध व्यक्ति। दूसरा इन्होंने देखा यहाँ पे सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा यहाँ पे इन्होंने देखा एक डेड बॉडी। फिर चौथा इन्होंने देखा एक एसेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इन 4 चीजों को देख के बोला ओल्ड मैन, यानी कि इंसान कभी ना कभी बूढ़ा होगा, सदैव जवान नहीं रह सकता। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो उसने एक सिक मैन, यानी कि इंसान को कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी होगी। फिर देखता है यहाँ पे डेड, यानी कि इंसान की मृत्यु निश्चित है।
फिर इन्होंने देखा एस्थेटिक, इन्होंने बोला कि ये जीवन सबसे अच्छा है, इसको कोई भी सामाजिक दुख, इसको दुख नहीं दे सकता है, इसको ना किसी चीज का लोभ है, कुछ इसको नहीं चाहिए, तो ये इन्होंने बोला कि अब मैं भी यही बनूंगा। तो एक्ट, इनके घर छोड़ने के 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा, और जब इन्होंने घर छोड़ा तो इस घर छोड़ने के एक्ट को हम लोग बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं महाभिनिष्क्राणम, महाभिनिष्क्राणम बोलते हैं। और जिस चैरियोटर को, रथ चालक को, जो रथ चलाता है, उसको ये अपने साथ लेके गए थे घर छोड़ते वक्त, तो उसका नाम था यहाँ पे चन्ना, और जो इनका फेवरेट हॉर्स था जिसे ये अपने साथ लेके गए थे, उसका नाम था कंथक। यह आता है एग्जाम में। चलिए, एक्ट ऑफ बुद्धा, बुद्धा ने क्या क्या चीजें करी हैं भाई, तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उनकी एज जो थी वो 29 साल थी। ओके, इनका पहला जो उपदेश था, अभी इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, मैं आपको बताऊंगा कहां पे होगी। फर्स्ट sermon इन्होंने दिया था सारनाथ में। अब इसका नाम कई बार सारंगनाथ भी आता है, सारंग का मतलब होता है हिरन, क्योंकि ये डियर पार्क था। यहाँ पे इन्होंने अपने सिर्फ 5, जो आपको बता सकता हूं मैं, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने अपने 5 डिस्पाइल्स को ही ये उपदेश दिया था। इनकी मृत्यु यहाँ पे कहां पे होती है, दैट इज कुशीनगर, मल्ला राजवंश, मल्ला डिस्ट्रिक्ट में था कुशीनगर, आप बोल सकते हो। कई जगह पे किताबों पे लिखा हुआ है कि इनकी मृत्यु पोर्क का मीट खाने से हुई थी। ओके, पहले इनके टीचर कौन थे जिनसे इन्होंने मेडिटेशन किया, जिनसे इन्होंने बाद में वेदास पढ़े, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, पहले जो यहाँ पे इनके टीचर थे दैट इज अलारा कल्मा। फिर जो उनके दूसरे टीचर थे जिन्होंने इनको मेडिटेशन, जिन्होंने इनको वेदास पढ़ाए, दैट इज यहाँ पे उद्रक रामपुत्रा भी बोलते हैं, पुता भी बोलते हैं। एनलाइटमेंट, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे कहां होती है, तो ये होती है गया, जिसे हम बोलते हैं बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है, 35 वर्ष की आयु में, 6 साल तक ये वंडरर की तरह घूमते रहते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिसे हम पिटक्स भी बोलते हैं, तो ये कितनी पिटक्स हैं, तो ये 3 पिटक्स हैं। इनका नाम क्या है, तो सबसे पहले आता है विनय पिटक, फिर सूत पिटक, फिर आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक्स हैं जिनके बारे में बताया गया है कि भाई बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या क्या दिया गया है। टोटल यहाँ पे बुद्ध की काउंसिल्स भी होती है, बुद्ध की परिषद भी होती है कि भाई बुद्धिज्म जो होता है तो कैसे आगे बढ़ाना है, कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे 4 काउंसिल्स होती हैं। आगे वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख के बताऊंगा कि भाई 4 काउंसिल्स कैसे कैसे यहाँ पे होती है। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, टाइम में सबसे पहले आप याद रखना, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी, उसके 100 साल बाद ये हुआ था 383 बीसी। उसके आपने ये रखना 250 बीसी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। फिर आता है लास्ट में 72 एडी। ओके, चेयरमैन में आपने यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है MSMV और यहाँ पे लिखना है A। अब ये क्यों लिखना है मैं आपको बता दूंगा बाद में। किंग था यहाँ पे AKA और यहाँ पे जो लोकेशन थी वो थी RVP और K। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। चेयरमैन कौन थे पहली काउंसिल के, तो ये थे महाकश्यप। ठीक है, तो दूसरी जो काउंसिल थी उसके कौन थे, सभाकामी। और तीसरे जो काउंसिल थी उसका था मोगलीपुत्र और चौथी के कौन थे, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष बहुत बड़े एक तरीके से यहाँ पे क्या थे, आप ये बोल सकते हो बहुत एक माने हुए स्कॉलर भी थे। ओके, किंग कौन था यहाँ पे, तो सबसे पहले था अजातशत्रु। इस टाइम पे किंग था अजातशत्रु। फिर था इसी के डायनेस्टी का कालाशोक। फिर आता है अशोक जो कि मौर्यन डायनेस्टी का था। लास्ट में आता है शक शासक कनिष्क। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क। ओके, लोकेशन कहां पे थी, तो पहला था आर से राजगीर, दूसरा था वैशाली, तीसरा था पाटलिपुत्र और लास्ट में था कुंडलवन। ये कुंडलवन कहां पर है, तो ये कश्मीर में है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, आपको इसकी पीडीएफ में भी पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जैनिज्म की। तो जैनिज्म के से भी क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए, इसके आंसर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा। देखिए फाउंडर कौन थे जैनिज्म के, तो यहाँ पे बता दूं मैं आपको, ऋषभ देव इसके फाउंडर थे। अब ये जो ऋषभ देव थे ना, ये ऋषभ देव आपको बता दूं रियल फाउंडर नहीं थे। रियल फाउंडर हमने किसको बोला है, रियल फाउंडर हमने बोला है इसको महावीर को।
टोटल तीर्थंकर कितने थे? तो 24 थे। तो पहले 23वें और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो पहले थे यहाँ पे ऋषभदेव, दूसरे यहाँ पे दूसरे तो नहीं, 23वें आपको मिलेगा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। फिर आपको लास्ट वाले कौन मिलेंगे? तो ये मिलेंगे वर्धमान महावीर। ओके, 3 रत्नास जिसके ऊपर जैनिज्म टिका हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, राइट तो आपने लिखना है, तो राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण। ओके, ये एग्जाम में बोला है, कई बार पूछा हुआ भी है। महावीर का जन्म कहां पे होता है? तो यहां पे आप लोग याद रखना, दैट इज वैशाली। तो ये एग्जाम में कई बार वैशाली के बारे में आपको पूछा गया है, जो कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जो उनका ग्राम था जिस गांव में रहते थे, दैट इज कुंडल ग्राम। ओके, महावीर का क्लैन कौन सा था? ये पूछा है, जनात्रिका क्लैन, जनात्रिका क्लैन था। अदर नेम्स महावीरा के नेम जितेंद्र, जितेंद्र बोला है, दूसरा बोला है जिन, तीसरा बोला यहाँ पे अरिहंत। ओके, अरिहंत का मतलब होता है वर्दी। ओके, इनके पिता का नाम क्या था? जो बुद्ध का रियल नेम था वो इनके पिता का नाम था, तो यहाँ पे हो गया सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था? तो यहाँ पे इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी डॉटर का नाम क्या था? तो ये था प्रिया दर्शना। प्रिय दर्शना का जो पति था जमाली, ये महावीर स्वामी का पहला डिस्पाइल बनता है। वाइफ, इनकी वाइफ का नाम भी सेम था जो कि बुद्ध की वाइफ का नाम था, दैट इज यशोधरा। इन्होंने क्यों एसेटिक जीवन स्टार्ट किया कि भाई मैं अब साधु संत बन के रहूंगा? तो ये इनके माता पिता की क्या हुई थी? पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। ओके, पेरेंट्स की डेथ के वजह से। अब ये जो इनकी डेथ हुई थी वो कहां पे हुई थी? तो डेथ के लिए कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे, तो ये बोला जाता है पावापुरी। कुंडल ग्राम में जन्म हुआ था, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब जैनिज्म में 2 सेक्ट्स हैं। जैनिज्म में आपको 2 भाग देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपको श्वेतांबर और दूसरा आपको मिलेगा दिगंबर। ये श्वेतांबर और दिगंबर क्या है? ये श्वेतांबर वो लोग हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर वो हैं जो क्लोथ्स को भी नहीं पहनते हैं, जो नेक्ड रहते हैं। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब बुद्धिज्म जैनिज्म खत्म हो चुका है, अब आता है महाजनपदा। महाजनपदा अब ये वो वाला काल है जहां पे बड़े बड़े जनपद आने लगे हैं। ये महाजनपद कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ कि ये किस क्षेत्र के बीच में थे? तो यहाँ पे ये आप देखोगे हिमालय से यहाँ पे ये गोदावरी नदी के बीच में भारत के जो ये एरिया है इसको 16 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया था, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? महाजनपदास बोलते हैं। और आपको यहाँ मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ क्या आएगा इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? वो था मगध। मगध कौन सा है? यह है आपका ईस्टर्न यूपी और बिहार वाला क्षेत्र, ये आता है मगध में। मगध इतना पावरफुल क्यों था? क्योंकि यहाँ पे लोहा मिलता था जो कि इनकी सेना के लिए काम आता था। दूसरी चीज, ये गंगा का फर्टाइल लैंड था, तो एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। तीसरी, इनके पास सेना बहुत अच्छी थी। तो ये मगध सबसे पावरफुल डिस्ट्रिक्ट बनकर उभरता है 16 महाजनपदा में। अब यहाँ पे कई बार एग्जाम में आता है कि भाई गांधार काम्बोज कहां पर है? तो आप ये याद रखना, ये है यहाँ पे एक तरीके से पाकिस्तान में। ओके, तो ये एग्जाम में कई बार आता है। कभी आपसे ये पूछ लेगा कि भाई इंद्रप्रस्थ कहां पर है? तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली है। ठीक है, साकेत पूछ लेगा अयोध्या, अयोध्या है। कामरूप पूछ देगा या फिर प्राग ज्योतिषपुरा, तो ये एग्जाम में आता है। प्राग ज्योतिषपुरा, तो ये आपसे पूछ सकता है, ये आसाम का पुराना नाम है, कामरूप भी पुराना नाम है, तो एग्जाम में आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वो डायनेस्टीज है जब इंसान अब आने लगा है, अब वो क्षेत्र जो भी एरियाज हैं उनको कवर करने लगा है। अब वो जो एरियाज हैं पूरे उनको क्या करता है? वो एक तरीके से यहाँ पर जीतता है, लड़ाई करता है, बैटल करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डायनेस्टी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, यानी कि जब हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो वो आती है हर्यंक डायनेस्टी। इस हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो आप लोग याद रखना, वो था बिंबिसार। बिंदुसार मत करना, बिंबिसारा। ओके, इसका जो दूसरा रूलर था वो था अजात शत्रु। अब ये जो अजात शत्रु था ना, मैं आपको बताता हूँ यूपीएससी ने ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा है। अजात शत्रु ने ये पूछा है, अजात शत्रु के बारे में ये पूछा है, देखो बिंबिसार को मार दिया था उसके
यहाँ पे देखोगे आप, अजातशत्रु ने अजातशत्रु को मार दिया था, उसके बाद उदयन ने। तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि भाई वो व्यक्ति कौन है जिसने अपने पिता को मारा था और फिर उसके बेटे ने भी उसको वैसे ही मारा राजगद्दी के लिए। तो यहाँ पे अजातशत्रु आता है क्योंकि इसने अपने पिता को मार दिया था राजगद्दी के लिए, फिर इसके बाद इसके बेटे ने भी इसको मार दिया था। ओके, तो किसने? पटना। पटना का पुराना नाम है कुसुमपुरा, पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। तो ये भी आप याद रखना। तो उदयन, उदयन जो राजा था हर्यंक डायनेस्टी का, इसने क्या करा है? इस चीज को स्टैब्लिश किया है, पटना को। ये पटना जो है कौन सी नदी के? यहाँ पे सोन और गंगा, ये ध्यान रखना आप, सोन और गंगा नदी के किनारे है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे आपको एक जानवरों का मेला एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है सोनेपुर, वो कई बार यहाँ पे होता है। ठीक है, नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी आती है इसके बाद। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ मगध की बात कर रहे हैं, बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बात यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप बात करोगे नंदा डायनेस्टी की, तो नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, वो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, दैट इज महापद्मानंद। महापद्मानंद इसके फाउंडर है। अब नंदा डायनेस्टी की खास बात क्या है? नंदा डायनेस्टी की खास बात यह है कि ये भारत का पहला नॉन क्षत्रिय रूलर थे। नॉन क्षत्रिय का मतलब क्या हुआ? पहले जो राजा बनते थे वो सिर्फ क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय का मतलब आपको पता है, वो जो सैनिक होते हैं। अब यहां पर पहली बार आप देखोगे ब्राह्मण भी अब क्या बनने लगे हैं? राजा बनने लगे हैं। पहले ब्राह्मण राजा नहीं होते। तो ये पहला नॉन क्षत्रिय थे। हु अटैक इंडिया? जब आप नंदास की बात करते हैं तो यहाँ पे भारत में एक बहुत ही बड़ा एक शासक था दुनिया का, उसने भारत पे आक्रमण किया, जिसको हम बोलते हैं सिकंदर, जिसका नाम है अलेक्जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी बैटल होती है? तो यहाँ पे जो बैटल होती है आपने देखा होगा, तो हम उस बैटल को बोलते हैं हाई डैश पास। हाई डैश पास, हाई डैश पास जो नदी है वो है झेलम। अब ये जो ग्रीक भाषा में ना हाई डैश पास को बोला गया है, ग्रीक भाषा में झेलम नदी को हाई डैश पास बोला गया है, इस वजह से इस नदी का नाम क्या है? हाई डैश पास। हाई डैश पास का बैटल। और ये कहां पे होता है? तो ये होता है 326 BC, ये जो टाइम पीरियड है तब होता है। अब इस बैटल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है तो आपको बता देता हूं मैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखोगे इस बैटल में, तो ये है कि भाई इस बैटल में सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था, जो उसका हॉर्स था जिसका नाम था बुकाफेला, उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे वो लड़ाई छोड़ देता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब सिकंदर भारत पे अटैक कर रहा था तो उसने राजाओं को बोला कि तुम्हें लड़ना है मेरे से या फिर तुम्हें आराम से सरेंडर करना है। तो आपको पता है भारत में सबसे पहले एक राजा था अंबी, उसने सबसे पहले सरेंडर किया था और उसने अपनी सेना भी दे दी थी। किसको? सिकंदर को। अब यहाँ पे पोरस तक्षशिला का राजा था जो कि पौरव डायनेस्टी का था। पोरस जिसका नाम था पुरुषोत्तम, उसने सिकंदर को बोला कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं आपसे लड़ूंगा। अब कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम में ये भी बोला जाता है कि ना ही इनके बीच में कभी कोई जीत हुई ना कोई हार हुई। ये मैच, ये जो मैच नहीं, ये जो बैटल थी ये ड्रॉ होती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, कई जगह आपको सिकंदर भी देखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो पोरस था वो तक्षशिला का राजा था और पहला राजा जिसने सरेंडर किया सिकंदर के सामने वो था अंबी। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज रखना आप। पुरुषोत्तम जो कि पोरस था, इसने इससे पंगा लिया था और बैटल ऑफ हाइडेस्पिस झेलम नदी के किनारे हुई थी। झेलम नदी में सिकंदर की आर्मी ने बोला था कि हम इसे पार नहीं करेंगे, हम बहुत थक चुके हैं, हमने बहुत लड़ाइयां लड़नी है, हमारे बहुत सैनिक क्या है यहाँ पे जख्मी है। तो 326 BC जो है इसका टाइम पीरियड है। अगला देखिए यहाँ पे मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। सबसे बड़ा एम्पायर अभी तक किस राजवंश का था? तो मौर्यन एम्पायर का था। इनकी जो सीमाएं थी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ईरान वाला एरिया, ये पाकिस्तान है, ये ईरान, तो ईरान तक थी इनकी सीमाएं। तो यहाँ पे इसका जो फाउंडर था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, प्राइम मिनिस्टर जिसकी हेल्प से ये बना था दैट इज कौटिल्य। अब ये जो कौटिल्य था ना, ये कौटिल्य के दो नाम मैं आपको और बता देता हूं। ये था चाणक्य और इसका असली नाम था विष्णुगुप्त। ये एग्जाम में आता है कि भाई विष्णुगुप्त किसका नाम था? चंद्रगुप्त का सेकंड नेम क्या था जो कि इसको ग्रीक स्कॉलर, ग्रीक विद्वानों ने दिया था? तो इसको बोलते हैं यहाँ पे सैंड्रोकोटस। और लास्ट टाइम चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में ये क्या करा था? तो ये जैनिज्म में बदल गया था। और इसकी मृत्यु कहां पे होती है? तो ये होती है सरवण बेलगोला, ये चला गया था कर्नाटक में। सरवण बेलगोला में चला गया था, जैनिज्म को अपनाकर इसने अपना जिंदगी को छोड़ दिया था। चंद्रगुप्त की वाइफ जो कि ग्रीक से थी वो थी हेलिना।
ठीक है। अब हेलिना क्यों थी मैं आपको बताता हूं। निरियाकस जो कि इस अलेक्जेंडर का नेवी चीफ था, उसने भारत पे अटैक किया। अब वो हार गया चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी से, तो उसने क्या करा कि भाई अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी, रिलेशन अच्छे करने के लिए, मैट्रिमोनियल अलायंसेस इसको बोलते हैं। इसने शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी की, जो कि हेलिना थी, और उसके साथ अपना एक दूत भेजा। दूत का मतलब होता है एम्बेसडर, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। और इस मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी, इस मेगास्थनीज ने लिखी थी बुक इंडिका। ये आता है एग्जाम में कि भाई इंडिका बुक किसने लिखी थी। ये इंडिका जो बुक इसने लिखी थी वो लिखी थी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे। कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी है, तो वो लिखी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अब आप लोग ये समझोगे अर्थशास्त्र है तो भाई इकोनॉमी है, नहीं। एग्जाम में आया था एक बार कि अर्थशास्त्र जो बुक लिखी है कौटिल्य ने, ये किस पर बेस्ड है, तो यहां पे याद रखना ये बेस्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। एक राजा को अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, ये उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। अगला महान शासक आता है अशोका। अभी अशोका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मदर का नाम एसएससी में पूछा है तो दैट इज शुभ्रांगी। शुभ्रांगी। अब जब इनके पिताजी कौन थे, आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमने एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया है जिसका नाम है बिंदुसार। ठीक है। तो यहाँ पे बिंदुसार बेटे थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के, वो राजा बनते, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब बिंदुसार राजा थे तो इन्होंने अशोक को उज्जैन और यहाँ पे तक्षशिला इसका क्या बनाया था, गवर्नर बनाया था। ठीक है। अब इनकी लास्ट बैटल जिससे इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को बदल दिया, वो कौन सी थी, वो थी 261 बीसी में हुई हुई कलिंगा वॉर। कलिंगा। अब इनके बेटे और इनकी डॉटर का नाम क्या है, तो इनके बेटे, जो इनका बेटा है दैट इज महेंद्र, और जो इनकी डॉटर का नाम है वो है संघमित्रा। अब इन्होंने क्या करा, महेंद्र और संघमित्रा को सिलोन, जो कि पुराना नाम है श्रीलंका का, वहां पे भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ओके। कौन से रॉक एडिक्ट्स, आप यहां पे ध्यान रखना, ये कौन से रॉक एडिक्ट्स हैं, तो रॉक एडिक्ट्स टोटल कितने बनाए थे इन्होंने, 14। रॉक एडिक्ट्स क्या होते हैं, पत्थरों पे लिखना, हिस्ट्री को लिखना ताकि आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ सके। तो पहला व्यक्ति जिसने इनके द्वारा लिखे गए पत्थरों में जो ये रॉक एडिक्ट्स थे इनको पढ़ा, इनको समझा, दैट इज जेम्स प्रिंसेप। ओके। सांची का स्तूपा, भाई सांची का स्तूपा, इन्होंने स्तूपास बहुत सारे बनाए। तो ये जो स्तूपास थे, एक स्तूपा भारतीय करेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की 200 रुपए के नोट में आपने देखा होगा सांची का स्तूपा। ये सांची का स्तूपा कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये भी एग्जाम में आता है। अब आते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा। पोस्ट मॉडर्न किंगडम क्या है, मौर्यंस के बाद वाला टाइम। तो सबसे पहले शुंगाज आते हैं। देखिए मौर्यन का सबसे लास्ट जो किंग था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ। अब इसको मार दिया क्योंकि ये किसको बढ़ा रहा था, ये बढ़ावा दे रहा था यहाँ पे किसको, बुद्धिज्म को। ये पसंद नहीं आया किसको, सुंग, जो कि राजा था इसका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग को पसंद नहीं आया कि ये भाई जैनिज्म या फिर बुद्धिज्म दोनों को बढ़ावा दे रहा है, इसने इसको मार दिया। ये गवर्नर था भाई, ये ब्राह्मण था, इसको पसंद नहीं आ रहा था कि कोई और धर्म आगे बढ़े। अयोध्या की स्थापना भी इसने करे, इसका पुराना नाम था साकेत, और जो इसका लास्ट रूलर था वो था अग्निमित्र। ओके। हालांकि ये खुद इसने बाद में जैनिज्म को अपना लिया था। अग्निमित्र इसका लास्ट था। शुंगास के बारे में इतना जानना आपके लिए काफी है। यहाँ पे आता है अगला सातवाहन। ये सातवाहन बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन क्या है, विष्णु के सातवाहन, आपने देखा होगा सन के भी बोलते हैं सातवाहन, जो उनके रथ होते हैं, वहां पे उनके जो रथ चालक घोड़े होते हैं उनको सातवाहन कहते हैं। तो यहाँ पे सातवाहन एक डायनेस्टी है। इस डायनेस्टी के जो फाउंडर जो थे वो थे सिमुक। सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमुक। और इसका जो अनदर नेम था, जो सातवाहन डायनेस्टी है, इसका अनदर नेम यहाँ पे क्या बोला है, आंध्रा डायनेस्टी। आंध्रा डायनेस्टी भी इसका दूसरा नाम है। इनकी कैपिटल कौन सी थी, तो इनकी कैपिटल जो थी वो आपको मिलेगी औरंगाबाद। उस टाइम पे नाम तो औरंगाबाद नहीं था, तो उस टाइम पे नाम था, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान आपसे कभी पूछ सकता है कि औरंगाबाद का पुराना नाम क्या है, तो यहाँ पे आप प्रतिष्ठान बोल सकते हो। सबसे फेमस रूलर कौन थे, सबसे फेमस रूलर
आपको मॉडर्न किंगडम में कौन देखने को मिल जाएंगे, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न किंगडम में, जो कि सातवाहन के रूलर थे। तो यहां पे आप ध्यान रखना, गौतमी पुत्र सातकर्णी, और फिर आता है पुलवामी, पुलवामी इसका लास्ट है, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, और हाँ यहां पे आएगा वशिष्ठी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। अब यहां पे देखिए ध्यान रखना, पहले ऐसे राजा थे ये लोग जिन्होंने अपनी माँ का नाम, माता का नाम अपने आगे रखा, तो ये पहले ऐसे शासक थे, इनकी माता का नाम है गौतमी और वशिष्ठी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुछ फॉरेन इन्वेजन हुए भारत में, कुछ आक्रमण हुए, भारत की विदेशों की शक्तियां, विदेशों की पावर भारत में आकर क्या करने लगी, रूल करने लगी। तो उनका क्रम देख लेते हैं कि भाई कौन से क्रम में आते हैं वो लोग। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे इंडो ग्रीक, फिर आता है यहाँ पे शक जो कि हम सीथियन कहते हैं, पहलव जिसको हम बोलते हैं इंडो पार्थियन, फिर बोलते हैं कुषाण डायनेस्टी। ये कुषाण डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडर कौन थे कुषाण डायनेस्टी के, तो यहाँ पे कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस। ओके, इसका फेमस रूलर कौन था, तो ये था कनिष्क। और जो कैलेंडर इसने स्टार्ट किया था, जिसे आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट भी यूज करती है, इसको हम बोलते हैं शक संवत, शक कैलेंडर। 72 एडी में आसपास इसने इसको शुरू कराया। फेमस स्कॉलर यानी कि फेमस कुषाण के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चरक। चरक आपको पता है ना, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। दूसरी इनके पास यहाँ पे था नागा अर्जुन। ये नागा अर्जुन कौन था, जिसने माध्यमिक सूत्र लिखी है। उस माध्यमिक सूत्र में आपको मिल जाएगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसीलिए इनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, द आइंस्टीन ऑफ इंडिया। ओके, आर्ट एंड कल्चर, भाई आर्ट एंड कल्चर का सबसे बड़ा ये फॉन्ड था। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या निकाला, गांधारा स्टाइल। अब इस गांधारा स्टाइल के दूसरे नेम क्या है, तो हम इसको इंडो ग्रीक स्टाइल भी कहते हैं, बुद्धिस्ट ग्रीक स्टाइल भी कहते हैं। और ये दो नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, इंडो ग्रीक, बुद्धिस्ट ग्रीक और ग्रीको रोमन स्टाइल, इसके 3 अलग अलग नाम हैं। चलिए अब संगम की बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पे साउथ की अब आने लगी है। देखिए संगम में टाइम पीरियड क्या है भाई, तो 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में यहाँ पे संगम होता है। 3 संगम होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3 मीटिंग्स होती है। किनकी होती है, ये होती है लर्न्ड मैन्स की। ये लर्न्ड मैन कौन थे, ये थे स्कॉलर्स, ठीक है, ये थे स्कॉलर्स यानी कि बहुत बड़े विद्वानों। रॉयल पैट्रोनेज, इनके किसने रॉयल पैट्रोनेज यानी कि संरक्षण दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे पांड्याज ने इनको संरक्षण दिया। कंपाइलेशन, तो इस संगम एरा में तमिल लिटरेचर्स का क्या होता है, कंपाइलेशन होता है। लैंग्वेज कौन सी थी इन सभी लिटरेचर की, तो ये तमिल थी। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल कितने संगम हुए, 3 संगम होते हैं, जिनमें से 2 संगम होते हैं मदुरई में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मदुरई, और दूसरा होता है यहाँ पे कपादपुरम में। कपादपुरम में यहाँ पे दूसरा संगम होता है। कभी आपसे पूछ लेगा पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम, तो यहाँ पे रखना मदुरई 1 और 3, और दूसरा हुआ था कपादपुरम में। और एक लैंग्वेज क्या थी, तमिल थी। और इन संगम में क्या लिखा गया, तो तमिल लिटरेचर्स को यहाँ पे लिखा गया। अब आता है आपको गुप्ताज एरा। गुप्ताज एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का गोल्डन एरा भी इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे गुप्ताज का फाउंडर कौन था, तो यहाँ पे फाउंडर था श्री गुप्ता, लेकिन इसको रियल फाउंडर नहीं कहते। रियल फाउंडर हम किसको बोलते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब चंद्रगुप्त मौर्य मत समझना, यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट को बोलते हैं। गुप्ताज कौन से क्लैन के थे, तो ये थे धारण क्लैन के, ठीक है। इनके कौन से कॉइन थे, गोल्ड कॉइन। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भारत में गोल्ड कॉइन पहली बार आया, गोल्ड कॉइन यहाँ पे कुषाण डायनेस्टी भी लेके आ गई थी, लेकिन एक एक्सटेंसिव वे पे, एक बहुत बड़े पैमाने पर भारत में गोल्ड के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो यहाँ पे गुप्ताज को जाता है। गुप्ताज ने सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कैलेंडर स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं गुप्त संवत, जिसको हम बोलते हैं गुप्ताज कैलेंडर। इसका टाइम पीरियड क्या था, तो यह था 319 से 320 के बीच में। 3 कैलेंडर अभी तक आ चुके हैं। विक्रम संवत उज्जैन के राजा ने बनाया था, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना 58 या फिर 57 बीसी के आसपास। दूसरा यहाँ पे आता है शक संवत, जिसको हम शक कैलेंडर कहते हैं, जिसको इंडियन गवर्नमेंट भी यूज करती है, और वो हुआ था 72 एडी के आसपास, जिसको निकाला था कुषाण कनिष्क ने। और तीसरा आप ये देख रहे हो गुप्त संवत, जिसको 319-320 में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने निकाला था। सबसे पावरफुल किंग कौन था गुप्ताज का, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हिंदी में कहते हैं। पहला किंग जिसने सिल्वर कॉइन क्या करे थे यहाँ पे इशू करे थे भारत में, तो सिल्वर किंग को इशू करने वाला यहाँ पे क्या हो गया, चंद्रगुप्त सेकंड। इसका भी आंसर सेम है। गुप्ताज ने अपने सबसे मैक्सिमम एक्सपेंशन का मतलब होता है अपने राज्य को बढ़ाना, वो किस राजा के अंडर में किया, तो ये आ गया यहाँ पे समुद्रगुप्त। ठीक है, और भारत का नेपोलियन कौन है, तो नेपोलियन भी हम किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो प्राग्ञ प्रशस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है स्टोन यानी कि पत्थर, तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग कहां पर है, तो प्रयागराज आपको पता है ना, इलाहाबाद का नया नाम है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, समुद्रगुप्त ने कुछ लिखा था और उस पत्थर पे लिखने के बाद अपनी पूरी हिस्ट्री लिखी थी। तो ये प्रयाग प्रशस्ति आप लोग ध्यान देना, ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये इलाहाबाद में बनाया गया है समुद्रगुप्त के द्वारा। इलाहाबाद का नया नाम भी क्या है, प्रयागराज है, इलाहाबाद। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की लैंग्वेज कौन सी है, तो ये है संस्कृत। इससे पहले जितनी भी लैंग्वेज थी वो आपको पाली लैंग्वेज मिलेगी, जो कि इंसान के समझ में, हमारे समझ में नहीं आती है। विक्रमादित्य ऑफ गुप्ताज, गुप्ताज का विक्रमादित्य किसे बोला है, तो ये बोला है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को। ओके, किंग जिसके पास 9 ज्वेल्स थे, 9 रत्न थे, तो वो था चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। अब इस 9 ज्वेल्स में एक था सबसे इंपॉर्टेंट कालिदास, और आपको वारामिहिर, बरुरुचि, बेतालवट, विक्रम आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें जो कि मैं यहाँ पे आपको लिख दूंगा। सबसे पहले मैंने लिखा है AM स्क्वायर KR²। तो सबसे पहले यहाँ पे ए से क्या आएगा, अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम। तीसरा आएगा M से 2 बुके हैं, तो M से आएगा मेघदूतम। फिर आएगा मालविका अग्निमित्रम। फिर आता है यहाँ पे के से आता है कुमार संभवम। आर से क्या आता है, आर से आता है रघुवंशम, और आर से आता है ऋतुसंहार। मैंने आपके 6 के 6 बुक यहाँ पे बता दी है। जब आपको PDF नोट्स मिलेगी उसमें मैंने पूरे अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, वहां पे आप लोग उसको देख लेना, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि पूरा अच्छे तरीके से लिखा जाए। तो सबसे पावरफुल किंग कौन था गुप्ताज का, तो यह था चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। गुप्ताज का साइन क्या था, तो गुप्ताज का साइन था गरुड़। ओके, यूनिवर्सिटी जो कि गुप्ताज के टाइम पे बनाई गई सबसे फेमस, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। और जो इसकी लाइब्रेरी थी, वो इसकी लाइब्रेरी कौन सी थी, उस लाइब्रेरी का नाम क्या था, तो उसका नाम था धर्मगंज। तो धर्मगंज इसकी लाइब्रेरी का नाम था। तो क्लासिकल एज लिटरेचर ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का सबसे इंपॉर्टेंट एज जैसे हमने बोला है, वो बोला है हमने गुप्ताज को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में आता है पोस्ट गुप्त एरा। भाई पोस्ट गुप्त एरा में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, तो सबसे पहले आता है पुष्यभूति डायनेस्टी। ये पुष्यभूति डायनेस्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। तो ये लोकेशन क्या थी इसकी, तो यहाँ पे आप याद रखना, इसकी जो कैपिटल थी वो तो थानेश्वर थी, और इनकी जो लोकेशन थी आप इसे हरियाणा कह सकते हो और कुरुक्षेत्र भी कह सकते हो। PDF में मैंने अच्छी तरीके से पूरा का पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपने रिवाइज करना है। तो ये लोकेशन इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कुरुक्षेत्र हो जाएगी, हरियाणा हो जाएगी, कैपिटल इसकी थानेश्वर हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट राजा हर्षवर्धन था। इसका दूसरा नाम एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये जो इसका नाम था वो था शीलादित्य। ओके, टाइटल इसने कौन कौन से लिए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे, सकलोत्तर पथनाथ। ये सकलोत्तर पथनाथ क्यों लिए, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जीतने वाला। हर्षवर्धना की बुक सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी, ये खुद एक कवि था, इसने बुक लिखी है यहाँ पे, NPR से याद रखना, नागनंद, नागनंद। ठीक है, आर से हो गया रत्नावली, यहाँ पे मैं लिखता हूं रत्ना, नागनंद और प्रियदर्शनी, प्रियदर्शना भी बोलते हैं। इसका जो फेमस पोएट था, इसके दरबार में रहता था, वो था यहाँ पे बाण भट्ट, बाणा भट्ट। और ये बाण भट्ट ने 2 किताबें लिखी हुई हैं। उसका क्या है, पहला तो लिखा है हर्षचरित, हर्ष के बारे में, हर्ष की बायोग्राफी। दूसरा यहाँ पे कादम्बरी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। चाइनीज ट्रैवलर जो इसके दरबार में आया था वो था हुएनसांग। असेंबली, एक प्रकार की असेंबली होती थी जहां पर ये जाता था, उसका नाम था महामोक्ष परिसर। हर 5 साल में होती थी।
ठीक है, हर 5 साल में उज्जैन में होती थी। इसने बाद में अपनी कैपिटल उज्जैन भी शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आता है। तो एक परिसर, एक असेंबली होती थी जो कि हर्षवर्धन के टाइम पे होती थी, इसे हम बोलते थे महामोक्ष परिसर, जिसमें ये लोगों की प्रॉब्लम को सुनता था। अब आ चुके हैं कुछ साउथ के, अब हमारा एंड यहाँ पे होने वाला है। देखिए, राष्ट्रकूट एम्पायर, ये आप देख रहे हो बहुत बड़ा एम्पायर था एक टाइम पे। तो ये जो इसके फाउंडर थे वो थे दंती दुर्ग, ये आता है एग्जाम में, दंती दुर्ग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे राष्ट्रकूट एम्पायर में, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट एलोरा केव, एलोरा की गुफाएं। तो टोटल एलोरा की गुफाएं कितनी हैं? 34 हैं भाई। इन 34 गुफाओं को 3 चीजों में बांटा गया। सबसे पहले बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म। इनमें इनकी पूजा अर्चना होती है, इनमें इनकी मूर्तियां मिली है, इनमें इनसे रिलेटेड चीजें मिली हैं। तो ये जो तीनों धर्म से रिलेटेड है, एलोरा की गुफाएं आपको याद मिलेंगी आपको औरंगाबाद के आसपास। बुद्धिज्म की जो गुफाएं हैं वो हैं 1 से लेके 12 तक, आपको 13 से लेके 29 तक मिलेगी ब्राह्मणिज्म यानी कि हिंदुइज्म से, और आपको 30 से लेके 34 जो गुफा मिलेगी वो जैनिज्म से रिलेटेड मिलेगी। ये एग्जाम में आता है कि भाई गुफा संख्या इतनी से इतनी किसके लिए है। ओनली इसका एकमात्र ऐसा शासक था राष्ट्रकूट का जिसने सुसाइड किया था तुंगभद्रा नदी में कूदकर, दैट इज अमोघ वर्ष। तो आपसे पूछेगा भाई राष्ट्रकूट एम्पायर का एकमात्र राजा जिसने क्या करा था, तुंगभद्रा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी, दैट इज अमोघ वर्ष, क्योंकि ये सारे बैटल हार चुका था। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ राष्ट्रकूटा, तो राष्ट्रकूट का एकमात्र किंग जो सबसे महान था तो ये था कृष्ण थाड़। इसने कई सारी मूर्तियां एलोरा केव्स में बनाई थी। अब आया आपका लास्ट में, इसके बाद आपको मिलेगा चालुक्य ऑफ वातापी, बादामी। चालुक्य ना आपको 2 चीजें मिल जाएंगी, एक वातापी मिल जाएगा, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वात्यापीपुरम, इसका पुराना नाम था वात्यापीपुरम, और चालुक्य ऑफ कल्याणी, चालुक्य ऑफ वेंगी भी मिलेगा आपको, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे चालुक्य ऑफ वातापी एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे जो उसका फाउंडर था वो था पुलाकेशिन फर्स्ट, इसका फाउंडर था। इसकी कैपिटल आपको कौन सी मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी वात्यापीपुरम, ठीक है, वातापी भी बोलते हैं इसको, आपको वात्यापीपुरम देखने को मिल जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख रहे हो आप चालुक्य डायनेस्टी, ये रहा आपका वातापी, क्योंकि कर्नाटक के आसपास आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, कर्नाटक का एहोल, आईहोल भी बोलते हो, आईहोल इंस्क्रिप्शन, आईहोल इंस्क्रिप्शन कर्नाटक में इनके द्वारा ही बनाया गया था। किसके द्वारा, चालुक्य ऑफ वातापी के द्वारा। फिर अगला आता है यहाँ पे चोला डायनेस्टी। ये चोला डायनेस्टी एकमात्र ऐसी डायनेस्टी, सबसे पढ़ने योग्य डायनेस्टी है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यहीं से आते हैं। सबसे बेस्ट नेवी आपको मिल जाएगी, सबसे अच्छी चीजें मिल जाएंगी आपको, इन्होंने सोशल डेवलपमेंट पे किया। तो ये हमारे लास्ट फेज चल रहा है। तो फाउंडर कौन था इसका, विजयालय, ये एग्जाम में आता है। गोल्डन एरा ऑफ चोला डायनेस्टी, तो चोला डायनेस्टी का सबसे गोल्डन एरा आपको कौन से राजा के उसमें देखने को मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा राज फर्स्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन भाई क्या करा था इसने, तो बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको हम बोलते हैं राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, तो वो इन्होंने ही बनाया था। ये एग्जाम में आता है बृहदेश्वर टेम्पल। ओके, फर्स्ट किंग जिसने श्रीलंका को अनेक्स किया तो वो था राजेंद्र चोला। इससे पहले बहुत थे जिन्होंने अटैक किया लेकिन जीत नहीं पाए। देख रहे हो आप ये वाला एरिया, इसने पूरा, ये आप देख रहे हो सुंडा वाला एरिया, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडोनेशिया, तो पूरा एरिया इसने कवर कर लिया था एक टाइम के लिए। तो ये पहला राजा जिसने, यहाँ पे आप देख रहे हो जावा, सुमात्रा, मलाया, सुंडा, ये सब कौन से वाले एरिया है, ये वाले एरिया है एशियन वाले एरिया, आसियान जिसको हम लोग बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, तो ये भी आपका राजेंद्र चोला एग्जाम में बस इससे रिलेटेड आएगा और कुछ इतना डीपली नहीं आता है। तो भारत में एशियन हिस्ट्री में सबसे बेस्ट नेवी किसकी थी, तो वो थी चोलास की, और वो भी किसकी थी, राजेंद्र चोला की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं एंटायर हिस्ट्री में अगर कभी बोले, ये सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा है, एंटायर हिस्ट्री में कभी अगर आपसे बोले तो आप याद रखना मराठास, शिवाजी की नेवी सबसे बेस्ट नेवी थी। लेकिन मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सदर्न एम्पायर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा चोलास। ओके, तो क्या सोशल डेवलपमेंट वर्क किया भाई इन्होंने। तो आज की डेट में जो आप पॉलिटिकल साइंस में आप देखते हो पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट, पंचायती राज, बलवंतराय मेहता समिति, 3 टियर सिस्टम, पंचायती राज आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी चोला एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज। फेमस चोला आर्ट आपने देखा होगा, डांसिंग शिवा जिसको हम बोलते हैं नटराज, वो भी आपको कहां पे देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा चोला डायनेस्टी में। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो
इतना कुछ मैंने आप लोग को बता दिया है, इससे रिलेटेड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आपने वीडियो को शेयर करना है और आपको पसंद आया वीडियो, ठीक है, तो आपने कमेंट में बताना है कि अगला वीडियो किस पे लेके आऊं। चाहे आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, चाहे आपको मीडिएवल पढ़नी है, चाहे आपको यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़नी है, चाहे आपको यहाँ पे इकोनॉमी पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है, आप यहाँ पे कमेंट में जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने ही ज्यादा सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट के ऊपर कमेंट होगा मैं उस पर ही आपको वीडियो बना के दूंगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सारे बता दिए हैं। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने इस वीडियो को देखा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।